हेलो फ्रेंड्स, सीएम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। और दोस्तों, ये मोटिवेशन आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए होता है और इसका मकसद कुछ नहीं है। अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा। अभी अंधेरी रात है तो कल सवेरा भी आएगा। और तू मेहनत तो करके देख, तू मेहनत करके तो देख, एक दिन सफलता का सवेरा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के अंदर जो भी महत्वपूर्ण अंतर हैं, जैसे फ्रैंकेल और साटकी दोष में अंतर, और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, और साथ ही साथ धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक, और डीएनए और आरएनए। अब ये मत कहना बायोलॉजी का है, डीएनए और आरएनए केमिस्ट्री में भी है। तो इन सभी अंतर को हम अच्छे से देख लेते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला जो अंतर है फ्रैंकेल दोष तथा साटकी दोष में अंतर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अंतर है। अब देखिए, 5 से 6 सेट बनते हैं। अगर 5 से 6 सेट बन रहे हैं तो क्या होता है दोस्तों, अगर 3 सेट में आ गया तो बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा था एग्ज़ाम, और कुछ कहेंगे कि सर आपने गलत पढ़ाया, एकदम फालतू चीज़ पढ़ाया, आया नहीं। तो मेरे भाई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। 5 से 6 सेट बने, 3 में आया, अगर 1-2 में नहीं आया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें अब पहले समझ लेते हैं फ्रैंकेल दोष होता क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर है, यानी ये क्या है, यहाँ पर कोई अवयवी कण है। जब यहाँ पर मान लेते हैं प्लस है माइनस है, इस तरह से प्लस माइनस प्लस, इस तरह से फिर माइनस प्लस, ऐसे कण हैं। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, अंतराकाशी छिद्र में चला जाता है, तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे जो रिक्ति बनेगी, खाली स्थान हो जाएगा, इसे ही कहते हैं फ्रैंकेल दोष। समझ में आया कि जब कोई आयन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशी छिद्र में चला जाता है तो इससे जो रिक्त स्थान बन जाता है उसे कहते हैं फ्रैंकेल दोष। अब साटकी दोष क्या होता है दोस्तों, साटकी दोष में भी इसी तरह स्ट्रक्चर होती है, लेकिन क्या होता है कि साटकी दोष में एक साथ कोई यहाँ से धनायन है, ये ऋणायन है, मान लेते हैं, एक साथ कोई 2 आयन क्या हो जाएं, अपने स्थान से गायब हो जाएं, अंतराकाशी छिद्र में ना जा करके ये अपने स्थान से बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएं, तो इनसे जो होल बनेगा या जो दोष उत्पन्न होगा उसे कहेंगे साटकी दोष। ठीक, परिभाषा भी क्लियर हो गई। चलिए अब देख लेते हैं अंतर। एक एक अंतर को अच्छे से देख लेना, आपको स्क्रीनशॉट करने का भी मौका मिलेगा। पहला है कि इसमें धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, यानी फ्रैंकेल दोष में। साटकी दोष में होता है दोस्तों, इसमें धनायन तथा ऋणायन का आकार बराबर होता है, यानी यहाँ पर जो भी आयन होंगे इनका जो आकार होता है वो बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में चले जाते हैं, या अंतराकाशी छिद्र कहिए या रिक्तिका में। अभी जैसे मैंने बताया कि ये किसी में यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी। तो ये क्या होते हैं, इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी छिद्र में चले जाते हैं और इसमें आयन गायब हो जाते हैं। अभी बताया ना कि ये बिल्कुल ही विलुप्त हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगला है कि इसमें घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन, इस क्रिस्टल जालक के घनत्व में, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, घनत्व कम हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें गायब हो जाते हैं दोस्तों आयन। अगला है कि इसमें इस दोष से एक रिक्ति बन जाती है। अभी बताया ना, यहाँ से एक रिक्ति, लेकिन इसमें क्या होता है, इस दोष से क्या होता है, 2 रिक्तियाँ बनती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक साथ 2-2 आयन गायब होते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, 2 रिक्ति बनती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें परावैद्युतांक का मान, यानी के क्या होता है, के को कहते हैं परावैद्युतांक। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। इसमें जो परावैद्युतांक का मान बढ़ जाता है, लेकिन इसमें परावैद्युतांक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो अंतर है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से हम अंतर देख लेते हैं दोस्तों। धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनीय चालक में क्या अंतर होता है। अब देखिए, जो धात्विक चालक किससे कहते हैं, धातु क्या होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का या आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे धातु कहते हैं।
और जो वैद्युत अपघटनी चालक क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ, इसमें ध्यान देना दोस्तों, ये पदार्थों का एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें क्या होता है, आवेश का विखंडन होता है। जैसे NaCl नमक का घोल है, अगर इसमें हम धारा का प्रवाह करेंगे दोस्तों, धारा का प्रवाह करेंगे तो Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा। यानी वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से धारा प्रवाहित की जा सके उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। और वैद्युत अपघटन क्या होता है कि ऐसे पदार्थ यानी जिसमें धारा प्रवाहित करने पर इनका अपघटन हो जाए, ठीक ना। यानी NaCl का घोल है, धारा प्रवाहित किया, Na+ में टूट गया, Cl- में, तो ये वैद्युत अपघटन हो जाएगा। और धातु क्या होते हैं, धातुओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी इसमें आवेशों का प्रवाह होता है, तो ये धात्विक हो जाएंगे चालक और ये वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक है ना। तो धात्विक चालक ऐसे चालक होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और ये क्या होते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक ऐसे होते हैं जिसमें आयनों के रूप में धारा का प्रवाह होता है, ठीक। चलिए अब अंतर देख लेते हैं दोस्तों, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या अंतर होता है। यानी इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, अभी बताया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी धात्विक चालक में धारा प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, और इसमें क्या है कि रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, क्योंकि हमने बताया कि वो विखंडित हो जाता है। इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। आपको पता होगा कि तार अगर गर्म हो जाए, हीट हो जाए, तो चालकता क्या होती है, धारा का मान अचानक से बढ़ने के कारण फिर क्या होता है, अचानक से उसका विपथन हो जाता है, यानी वो टूट जाता है, तो ऊष्मा का अधिक हानि होने लगती है। ऊष्मा की अधिक हानि से चालकता क्या है दोस्तों, घट जाती है। तो ध्यान देना, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है, लेकिन इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। आप सभी को पता होगा जो बैटरी होती है, जितना ज़्यादा आप चार्ज करोगे उतना ही उसकी चालकता बढ़ेगी, यानी ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें कि ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। यानी जो धात्विक चालक होंगे, चाहे वो ठोस के रूप में रहेंगे या फिर द्रव के रूप में रहेंगे, दोनों अवस्थाओं में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, यानी आवेश का चालन होगा। लेकिन ये क्या होते हैं दोस्तों, ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। अगर जैसे सूखा नमक है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन नमक में पानी, अगर जैसे ही पानी में नमक को घोल देंगे, यानी या फिर उस नमक में पानी डाल देंगे, तुरंत ही वो चालन का कार्य करने लगेगा, ठीक। तो ये क्या होता है, ठोस अवस्था में चालन का कार्य नहीं करते हैं, ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। तो पहले आप इसको माय डियर स्टूडेंट अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ से अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, परिभाषा भी आता है। तो अभिकारक की जो सांद्रता की घातों का योग होता है दोस्तों, घात मतलब घातों का योग होता है, उसे ही कहते हैं कोटि। अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और जो आणविकता होता है, ये अभिकारक की सांद्रता के में जो भी अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या को ही आणविकता कहते हैं। यानी ये अभिकारक, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या होती है कि कितने अणु हैं, लेकिन ये क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग होता है अभिक्रिया की कोटि। तो इसमें अंतर समझ लेते हैं। यह एक प्रायोगिक मान है, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये मान निकाला जाता है, तो यह एक प्रायोगिक मान है। और यह एक सैद्धांतिक, यानी ये इसका सिद्धांत ही होता है, जो में वैल्यू रहेगा फिक्स रहेगा, तो यह एक सैद्धांतिक मान है, ठीक ना। यह एक प्रायोगिक मान है और यह एक सैद्धांतिक मान है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। यानी अभिक्रिया की कोई कोटि है दोस्तों तो वो शून्य भी हो सकती है, या फिर अगर हम इसको दर्शाएं तो भिन्नात्मक भी हो सकती है, या फिर इस तरह से यहाँ से -1 ऐसे, यानी ये क्या है, ऋणात्मक हो गया, भिन्नात्मक हो गया, शून्य। तो ये अभिक्रिया की कोटि शून्य, भिन्नात्मक व ऋणात्मक हो सकती है। बट क्या होता है, यह कभी भी शून्य, भिन्नात्मक व ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं
कि यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। यानी अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के बीच में ये संबंध को बताती है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की आणविकता क्या करती है दोस्तों, ये क्या करती है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। अभी हमने परिभाषा बताया, ठीक। और नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, ठीक। ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। और यह क्या करती है, अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, ठीक। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट जो अंतर है दोस्तों, अगला अंतर है भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट टिप्पणियां हैं दोस्तों, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, अपोहन, पेप्टीकरण, सभी पर वीडियो मॉर्निंग में आ जाएगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। कल जो 2 से 3 नंबर वाले जितने क्वेश्चन हैं A to Z शुरू से लेकर यानी विलयन से लेकर के हम लास्ट तक के चैप्टर को कल के वीडियो में, क्योंकि हम इसकी PDF भी तैयार कर रहे हैं, जो भी 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और लगभग ये कम से कम आपको 15 से 20 पेज की PDF आपको कल मिलेगी। तो आप परेशान मत होइए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, सो आप भी एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लीजिए, अगर आपका मन है तो, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं जो इसमें क्या होता है दोस्तों, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में जो अंतर होते हैं। देखिए इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। देखिए अधिशोष्य क्या होते हैं, यानी जो जैसे कोई सतह है तो इसमें जो भी होंगे ये अधिशोषक होंगे, और इससे ऊपर जो भी कण आते हैं इसमें चिपकते हैं वो अधिशोष्य होंगे। तो वही कह रहा है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच दुर्बल बल कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच प्रबल बंध बनते हैं, इसमें दुर्बल होते हैं, इसमें प्रबल। इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, यानी ये क्या होते हैं, दुर्बल प्रकृति के होते हैं, अभी बताया। इनकी प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है और इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता या घटता है, लेकिन इनमें क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं कि इसमें ऊष्मा का मान कम होता है और इसमें ऊष्मा का मान अधिक होता है। और अगला है कि सक्रियण ऊर्जा कम होती है और इसमें क्या होता है दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा अधिक होती है। तो इसको पहले आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद, ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लिए। चलिए ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों एक और है DNA और साथ ही साथ RNA। ये ऐसा मत सोचिए कि बायोलॉजी अकेले में है, ये क्या है, केमिस्ट्री में जो भी जैव रसायन वाला चैप्टर है लास्ट में, उसमें क्या होता है DNA और RNA में अंतर भी आता है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वहाँ से वॉच कर लीजिए, उसमें लगभग 8 से 9 अंतर हमने बताया है। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ।